हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीओएसी। पीओएसी का मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोइचियोमेट्री में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद पीओएसी पढ़ लेने के बाद आपको वो इक्वेशन बिना बैलेंस किए हुए भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को जानने के बाद हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। उस केस में तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, जहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कोई बात नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट आता हो तो वहाँ पे हमको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होगा। इडियोमेट्री एंड गैस एनालिसिस केस में भी हम लोग पीओएसी मेथड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो इस वाले मेथड में हमको इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी आसान तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से ये मेथड हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर बात करें पीओएसी का, तो ये पीओएसी है क्या? तो एक्चुअल में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम से रिलेटेड है। सपोज किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा हो, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितना एटम रिएक्टेंट साइड दिख रहा है, बिल्कुल उसी टाइप का एटम उतना ही नंबर में प्रोडक्ट साइड भी दिखना चाहिए। अगर एटम का नंबर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड कंजर्व है तो निश्चित रूप से मोल जो एटम का है वो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या होगा? कंजर्व। एक्चुअल में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। ये वाला मेथड उस समय और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब एक रिएक्शन में दो से ज्यादा रिएक्टेंट और दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो। वैसे सिचुएशन में इक्वेशन को बैलेंस करना काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ वैसे इक्वेशन में जहां पे एक चेन रिएक्शन का बात किया गया हो और इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक का जो बेसिक टेक्निक हम लोग सीखे थे उससे क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वैसे सिचुएशन में पीओएसी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा। तो पीओएसी विल एक्सप्लेन number of moles of different atoms on reactant and product side must be equal, and number of atoms, different types of atoms on reactant and product side must be equal। तो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि हम लोग पीओएसी को अप्लाई कैसे करें, और पीओएसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टोइचियोमेट्री का जो मेथड टेक्निक हम लोग देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा हो, या अमोनिया का डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो अगर मान लिया जाए अमोनिया का डिकम्पोजिशन का बात करते हैं तो NH3 जो होगा N2 प्लस H2 में चेंज होगा, N2 प्लस H2 में। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो N2 प्लस 3H2 2NH3 होगा। जब हम लोग इस दोनों को के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो हम लोग क्या बोले थे, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो इसके मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो N2 के मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस दोनों के लिए अगर लिखे तो हम लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ये मेरा पहला बैलेंस इक्वेशन से इक्वेशन हम लोग को ऑब्टेन हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, जिसमें से किसी भी फार्मूला का एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करेंगे। हम लोग जो 3 फार्मूला पढ़े हैं वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W अपॉन ग्राम मोलर मास। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू NX अपॉन NA, दैट मीन्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो है वॉल्यूम के केस में, जो कि सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाइड है, और वो है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 3 फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगर हम बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन का मोल हाइड्रोजन के साथ, दैट मींस 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, है ना, क्या लिखेंगे, 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं 1, बिकॉज N2 का कोएफिशिएंट कितना है 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये इक्वेशन मेरा आया सेकंड। जबकि तीसरा अगर हम बात करें कि H2 और NH3 के लिए लिखे तो लिखेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये इक्वेशन 3। तो ये तीनों इक्वेशन हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हेल्प से लाए और यहाँ नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यूज करके हम डिफरेंट कैलकुलेशन को काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस वाले मेथड में शर्त ये है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को अनबैलेंस लिखे तो जाके क्या हम लोग ये इक्वेशन को लिख सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन वो मेथड क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब यहाँ पे देखा जाए कि पीओएसी कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पीओएसी अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट is equals to moles of nitrogen in product। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कि जो मोल रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का होगा उतना ही मोल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन का बात हो रहा है और ये कंजर्व होता है, ये कहीं जाता नहीं और किसी दूसरे एटम में केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन भी नहीं होता है। अब ये देखना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना मोल है, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2, बिकॉज H2 में तो नाइट्रोजन है नहीं, तो अमोनिया में जितना मोल नाइट्रोजन का है उतना ही मोल इसमें, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? इक्वल कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एक मोल में नाइट्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, जब नाइट्रोजन को लिखेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का कितना मोल है? एटम का 2 मोल है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला इक्वेशन आया। दूसरा, जब हम लोग पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई किए थे अभी? फॉर नाइट्रोजन एटम अप्लाई किए। अब पीओएसी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम, इस बार हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां भी सेम सिचुएशन हम लोग क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट must be equals to moles of hydrogen atom in product। प्रोडक्ट साइड भी जितना हाइड्रोजन एटम का मोल है वो दोनों क्या होने जा रहा है? इक्वल, बिकॉज वो कंजर्व है। यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं? तो हाइड्रोजन एटम का मोल इसमें कितना है? तो अमोनिया में 1 मोल अगर है अमोनिया का, तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 3। इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। ये मेरा क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन। और इस दोनों इक्वेशन से भी एक इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अमोनिया जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बताइए 2 को कैंसिल किया तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये मेरा इक्वेशन आ गया थर्ड। तो अगर देखा जाए 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक इक्वेशन दिख रहा है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन के मोल के इक्वल है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया? 3। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से आया, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन से आया। दूसरा इक्वेशन जो हमको दिख रहा है 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे क्या कहा ला? सेकंड इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन जो दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारा यहाँ पे
3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू। अब इस दोनों को कॉरिलेट करके हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन से ही ये फॉर्मेट लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन से भी ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग ये लिख लिए, यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सारा आंसर हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं और उस इक्वेशन में भी पीओएसी कैसे अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग करते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरा इक्वेशन जो लेते हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे, KClO3 on thermal decomposition will give KCl plus O2। इसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में ही हम लोग POAC अप्लाई करते हैं। किसके लिए POAC लिख रहे हैं बताइए? POAC यहाँ पे 3 एटम के लिए लिखा जा सकता है, पोटेशियम के लिए, क्लोरीन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। यही 3 एटम हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, तो हम लोग POAC अप्लाई कर सकते हैं। किसके किसके लिए? पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले POAC अप्लाई करके देखते हैं। किसके लिए? पोटेशियम एटम के लिए। बताइए, पोटेशियम रिएक्टेंट साइड किसमें है? सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, KClO3। और पोटेशियम का कितना मोल? 1 मोल KClO3 में है, 1। तो लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पोटेशियम का एक, KCl के 1 मोल में पोटेशियम का 1 मोल है, तो लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब POAC अप्लाई कर रहे हैं, POAC फॉर क्लोरीन एटम। POAC किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्लोरीन। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। क्यों? KClO3 के 1 मोल में क्लोरीन का कितना एटम है? 1, मींस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 एंड KCl में भी 1। तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसा आ रहा है, दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन। थर्ड, अगर ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के लिए अगर POAC अप्लाई कर रहे हैं, बताइए ऑक्सीजन का KClO3 में कितना मोल है? 1 मोल KClO3 में, ऑक्सीजन का कितना मोल? तो 3 है। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे? KClO3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग POAC को अप्लाई कर लेंगे। जस्ट उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखना है कि जिस एटम के लिए POAC हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कितना एटम उसमें प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, कंबसन ऑफ मीथेन। और कंबसन ऑफ मीथेन में भी POAC को अप्लाई किया जाए। किस तरीके से हम लोग आसानी से इक्वेशन को लिख पाते हैं। एक स्टेप में इक्वेशन लिखेंगे, अगले स्टेप पे नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट करेंगे और फाइनली तुरंत आंसर हम लोग को स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में आ जाएगा। तो देखा गया कंबसन ऑफ मीथेन, CH4 O2 बनाएगा CO2 प्लस वाटर। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन 2 प्रोडक्ट देता है। कंप्लीट कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, CO2 एंड वाटर। यहाँ भी CO2 एंड वाटर हम लोग फॉर्मेशन कर दिए कंप्लीट कंबसन का केस मानते हुए। अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पे क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एटम मेरे पास है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। POAC उसी 3 के लिए अप्लाई किया जा सकता है। किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है? कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। लेकिन सबसे पहला हम यहाँ पे कार्बन के लिए अप्लाई करते हैं। कार्बन रिएक्टेंट साइड सिर्फ मीथेन में है और वो 1 मोल में 1 ही है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिख देंगे? CH4। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड कार्बन का कितना मोल है? तो कार्बन का 1 ही मोल है जो CH4 में है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2 कितना है? 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिख देंगे। मींस प्रोडक्ट साइड जो कार्बन हमको मिल रहा है वो 1 मोल मिल रहा है, और वो किसमें मिल रहा है? CO2 में। रिएक्टेंट साइड कार्बन हमको मिल रहा है 1 मोल किसमें? CH4 में। इसलिए दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? इक्वल। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड, तो CH4 के 1 मोल में हाइड्रोजन का है 4 मोल, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं, CO2 में हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन का कितना मोल? 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। जबकि तीसरा कंडीशन हम लोग ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या? POAC।
रिएक्टेंट साइड बताइए किसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 में कितना, O2 के 1 मोल में ऑक्सीजन का 2 मोल प्रेजेंट है, लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल को ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO2 के 1 मोल में ऑक्सीजन का 2 मोल, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस वाटर के 1 मोल में ऑक्सीजन का 1 मोल, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये मेरा इक्वेशन आ गया थर्ड। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट नंबर ऑफ मोल का जो 3 फार्मूला हम पढ़े उसको यहाँ पे पुट करने के बाद जैसे ही नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पुट करेंगे हमारे लिए आंसर लाना काफी आसान हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें, कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें कि किस तरीके से वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वैसे न्यूमेरिकल के लिए, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। अब हम लोग यहाँ पे पीयूएसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और पीयूएसी अप्लाई करने के बाद मींस पीयूएसी जब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे उसी एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखना है। ध्यान रहे पीयूएसी अप्लाई करने के बाद आपको नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आना चाहिए जो काफ़ी बेसिक है, और वो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला 3 टर्म में आपको बताया गया, बार बार बोला जा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, number of moles is equals to given number of particles upon Avogadro number, and for gases only at STP number of moles is equals to given volume upon molar volume which is 22.4 liter। उसी 3 फार्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे जस्ट आफ्टर अप्लाइंग पीयूएसी और फाइनली आपके पास आंसर होगा बहुत ही कम समय में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिना बैलेंस किए हुए, देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास 3 है NaCl, O2 and H2SO4, 3 रिएक्टेंट यहाँ पे है और प्रोडक्ट मेरे पास 4 है। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा और इस रिएक्शन को बैलेंस करना डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मींस इसमें बैलेंसिंग में मेरा सारा टाइम चला जाएगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व फाइनली करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन को बोला जा रहा है बिना बैलेंस किए हुए आप ये बताइए कि 50 ग्राम नमक सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन का कितना वॉल्यूम एनटीपी पे ऑब्टेन्ड होगा। हमको इक्वेशन बैलेंस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रिएक्टेंट में आपको बताइए क्लोरीन किस में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ NaCl में। प्रोडक्ट में क्लोरीन कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक जगह, मतलब POAC यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1 में POAC किसके लिए अप्लाई करेंगे, क्लोरीन एटम के लिए। तो हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ क्लोरीन इन प्रोडक्ट में क्लोरीन का कितना मोल है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन आपको रिएक्टेंट में किसमें दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड में। मोल्स ऑफ क्लोरीन इन NaCl इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन क्या लिखेंगे, Cl2 में। अब यहाँ पे बताइए सोडियम क्लोराइड में कितना मोल है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, क्लोरीन में कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। जस्ट अप्लाइंग फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, मास गिवन है मेरे पास, तो वेट अपॉन ग्राम मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Vx बाय Vm। Vm कितना लेंगे 22.4 लीटर, जबकि हाँ लीटर में लेंगे। अब यहाँ पे वेट की जगह पे कितना रखेंगे, 50 ग्राम गिवन है। ग्राम मोलर मास सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का हो जाएगा मेरे पास कितना मास, सोडियम का हो जाएगा 23 और क्लोरीन हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का मास हुआ 58.5 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2। अब गिवन वॉल्यूम तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है Vx और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो क्या यहाँ से हम लोग Vx को डिटरमाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए बहुत ही कम समय में। अगर यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने में हमारा समय जाता तो काफी ज्यादा टाइम जाने वाला था और वो क्वेश्चन फाइनली सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट आप लेते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी टाइम लगने नहीं जा रहा, बहुत ही कम। स्टार्टिंग में हम लोग इतना लिखेंगे लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला टर्म हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आगे के क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, बोला जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का वॉल्यूम बताना है एनटीपी पर कि 100 ग्राम CaC2 विद वाटर, CaC2 का 100 ग्राम जब वाटर से कंबाइन करता है तो कितना एसिटिलीन का वॉल्यूम ऑब्टेन होता है। 100 ग्राम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, उस कैल्शियम कार्बाइड को जब हम लोग वाटर से कंबाइन करते हैं तो ये एसिटिलीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एसिटिलीन बनाने का ये लैब मेथड भी होता है। एसिटिलीन बनाने का ये क्या है, लैब मेथड। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है CaC2 और इससे वाटर को कंबाइन करवाते हैं तो जाके ये देता है C2H2 और साथ में ऑक्सीजन देगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमको कार्बन CaC2 में मिल रहा है और एसिटिलीन में, इस दोनों के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, POAC, क्योंकि कार्बन इसी में है। तो अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम। हम लोग POAC किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कार्बन के लिए। तो बताएंगे CaC2 में कितना कार्बन, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2। हम लोग डायरेक्टली पुट करने जा रहे हैं। एसिटिलीन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2। यही दोनों जगह में कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे CaC2 का इंफॉर्मेशन नोन है, तो 2 इंटू मास ऑफ CaC2 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। और CaC2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, CaC2 का मोलर मास कितना हो जाएगा बताएंगे, CaC2 कैल्शियम का कितना होगा 40, कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का कितना होगा 12 इंटू कितना 2, 12 टू जा 24 प्लस 40 64 आ जा रहा है। ये कितना आ रहा है 64। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज 64। अगेन Ca कैल्शियम इज 40 एंड कार्बन इज 12 इंटू 2 24, 40 और 24 64। यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे C2H2 का देखा जाए वॉल्यूम पूछा जा रहा है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ C2H2। अगेन Vx हम लोग लिखेंगे और वॉल्यूम, अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है तो 22.4 लीटर। अगेन यहाँ से हम लोग Vx को बहुत आसान तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगेन इक्वेशन बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इक्वेशन बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग फाइनली यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 कितना है 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2Zn3 FeCN whole 6 whole twice। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में 12th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम लोग इस फार्मूला ही पढ़ेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर का तरीका इसका अलग है। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना इसका वेट के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है कि K2CO3 में जितना भी कार्बन है उसको बहुत स्टेप में रिएक्शन करवाया गया। K2CO3 को A से B से D से C से सबसे रिएक्ट करवाया गया, एक करके रिएक्ट करवाया गया और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है K2Zn3 FeCN whole 6 twice, K2Zn3 FeCN whole 6 twice। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट पता करना है। तो K2CO3 फाइनली कन्वर्टेड इनटू व्हाट K2Zn3। हम लोग डायरेक्ट वाले उस इक्वेशन को लिख दे, बीच वाले स्टेप को हम लोग नहीं लिखने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहा गया कि K2CO3 कन्वर्ट हुआ किसमें, तो K2Zn3 FeCN whole 6 whole twice में। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन दिख रहा है हमको, ये कन्वर्जन डायरेक्ट K2CO3 का किसमें दिख रहा है K2Zn3 FeCN whole 6 twice में। अब इस कन्वर्जन का बात करें तो इस कन्वर्जन में इस रिएक्टेंट में जितना कार्बन हमको दिख रहा है K2CO3 में वो हर टोटल कार्बन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग POAC को अप्लाई करेंगे। तो POAC अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 बिकॉज K2CO3 के एक मोल पे कितना कार्बन प्रेजेंट है इतना। यहाँ पे बताइए कार्बन कितना होगा, तो CN में प्रेजेंट है कार्बन, कार्बन का नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली 2 से, तो कार्बन यहाँ पे कितना हो गया 2, तो लिखेंगे 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Zn3 FeCN whole 6 whole twice। सिंपल सी बात है कि K2CO3 को
काफी स्टेप में रिएक्शन करवाया गया और K2CO3 का जितना भी कार्बन है वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। बताना है कि इस कंपाउंड का वेट कितना ऑब्टेन्ड हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए जस्ट फार्मूला में हम लोग पुट करते हैं 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3। K2CO3 दिया हुआ 27.6 आपका मोलर मास जो है यहाँ पे मोलर मास इसका K2CO3 का 138, यहाँ पे 138 दिया हुआ था मोलर मास 138 और इसका मोलर मास क्वेश्चन में 698 प्रोवाइड किया हुआ था। अगर नहीं भी प्रोवाइड किया हुआ है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो 227.6 अपॉन 138 लिखेंगे जो कि मोलर मास है किसका K2CO3 का इज इक्वल्स टू लिखेंगे 12 टाइम्स ऑफ इसका वेट W है नहीं पता है लेकिन इसका मोलर मास दिया हुआ है कितना 698। क्या यहाँ से हम लोग W डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे स्टैचोमेट्रिक का सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को शायद हम लोग बना भी ना पाए क्योंकि हम इस इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। बीच वाला स्टेप यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्वेश्चन था कि 27.76 ग्राम ऑफ K2CO3 is finally converted into all of its carbon is finally converted into product that is this compound. So PUAC can be applied for carbon for both the reactant and product and K2CO3 में 1 मोल है कार्बन का जबकि इसमें कितना मोल है तो CN6 है। CN के 1 में कार्बन 1 तो 6 और यहाँ पे 2 तो 12 हो गया। यहाँ पे अप्लाई करेंगे जस्ट आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट व्हाट वेट ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि KClO3 का एक पर्टिकुलर सैंपल है जिससे कि डिकम्पोजिशन के बाद ऑक्सीजन एनटीपी पे कितना मिला 448 मिलीलीटर। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वेट कितना था, KClO3 कितना लिया गया था और KCl कितना बना है। ठीक है, इसको भी हम लोग PUAC विदाउट बैलेंसिंग सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है KClO3 का रिएक्शन जो होगा KCl प्लस O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन का वेट तो सिंपली हम लोग ऑक्सीजन के वॉल्यूम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला पार्ट अगर इसका सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू Vx अपॉन Vm इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। अब बताइए Vx वॉल्यूम कितना ऑब्टेन्ड हुआ 448 मोलर वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी पे मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल का तो 22,400 मिलीलीटर। तो 22,400 इज इक्वल्स टू वेट पता करना है और ऑक्सीजन का मोलर मास O2 का मोलर मास ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 क्या लिखने जा रहे हैं 32। यहाँ से क्या W डिटरमाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो कर ली। सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, सेकंड पार्ट अगर हम करने जा रहे हैं बोला गया KClO3 कितना लिया गया था, KClO3 कितना लिया गया था। तो ऐसा करते हैं ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल पता चल चुका है तो क्या ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल से KClO3 का अमाउंट पता किया जा सकता है जब हम लोग PUAC किसके लिए अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए फॉर ऑक्सीजन एटम। तभी जाके इसको इससे कोरिलेट करेंगे और इस दोनों को कोरिलेट करने में KClO3 का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे KClO3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज KClO3 के 1 मोल में ऑक्सीजन का 3 मोल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के 1 मोल में ऑक्सीजन का एटम का कितना मोल 2 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो लिखेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 तो वेट अपॉन KClO3 का मास लिखेंगे पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे तो वॉल्यूम 448 मिलीलीटर ऑब्टेन्ड हुआ जबकि 22,400 मिलीलीटर 1 मोल का वॉल्यूम होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग W को फर्दर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है वेट ऑफ KClO3। सेकेंड केस में जो W दिख रहा है ये KClO3 का वेट है। तो जस्ट आफ्टर अप्लाइंग PUAC फॉर ऑक्सीजन एटम we will easily obtain weight of KClO3 originally taken। थर्ड पार्ट अगर देखा जाए तो वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, KCl का कितना वजन प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। अब देखिए KClO3 अगर ऑब्टेन कर लिए तो KCl के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या
KCl को किससे नहीं, KCl को O2 से कोरिलेट नहीं किया जा सकता, KClO3 को KCl से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस बार पोटेशियम के लिए अगर POAC अप्लाई करें तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस बार इंफॉर्मेशन किसका चाहिए, तो KCl का चाहिए, और किसका ऑब्टेंड हो चुका है, जिसमें वो एटम प्रेजेंट हो पोटेशियम और क्लोरीन, तो KClO3 में। इसके लिए अगर POAC अप्लाई करें तो हम लोग लिखेंगे 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 is equals to 1 into number of moles of KCl। अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो KClO3 के जगह पे लिख सकते हैं 2/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 3 into number of mole of KClO3 is equals to 2 into number of moles of oxygen, then 1 into number of moles of KClO3, 3 चलाया गया था, 2/3 number of moles of O2 is equals to 1 into number of moles of KCl। अब यहाँ पे O2 का इंफॉर्मेशन नोन है, तो क्या KCl का ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्टेन कर सकते हैं। KCl का वेट यहाँ पे W मान रहे हैं, तो पहला पार्ट में यहाँ पे देखा जाए 2/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन वॉल्यूम 448, मोलर वॉल्यूम 22,400 इज इक्वल्स टू 1 into W अपन KCl का मास बताइए, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5। क्या इस तरीके से फर्दर W हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ध्यान रहे कि हम लोग को दो चीज यहाँ पे पता होना चाहिए, पहला मोल का फॉर्मूला और दूसरा POAC अप्लाई करने का तरीका, और POAC अप्लाई करने का तरीका आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ MgCO3 and CaCO3 was heated for long time, the weight decreased by 50%, calculate percentage composition of the mixture। क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास दो चीज है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको काफी देर तक स्ट्रांगली हिट किया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का केस, जिससे कि वजन कितना घट गया सॉलिड का, 50% बोला गया। परसेंटेज कंपोजिशन मिक्सचर का बताइए। इन जनरल मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को डोलोमाइट कहते हैं, और डोलोमाइट से मैग्नीशियम और कैल्शियम को ऑब्टेन करते हैं, कहा जा सकता है कि इस दोनों का ओर है वो। अब यहाँ देखा जाए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम लोग हिट करते हैं तो ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हिट करेंगे तो मेरे पास आएगा CaO + CO2। ऐसा करते हैं कि मिक्सचर का मास जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर जो है सपोज कर लेते हैं कितना है, 100 ग्राम, तो बताइए MgCO3 कितना होगा, MgCO3 मान लेते हैं x ग्राम, तो CaCO3 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x ग्राम। कोई दिक्कत? अगर वेट डिक्रीज हुआ है, वेट डिक्रीज इज इक्वल्स टू CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए, CO2 प्रोड्यूस्ड। वेट इसलिए घटा क्योंकि CO2 जो प्रोड्यूस हुआ वो वहां से निकल गया, रह गया क्या मिक्सचर में, तो मिक्सचर में रह गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो वेट डिक्रीज का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो इसलिए क्योंकि CO2 उतना ही प्रोड्यूस हुआ जितना कि वेट डिक्रीज हुआ, और तब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल और इसका नंबर ऑफ मोल इक्वल, इसके एक मोल से CO2 का एक मोल, इसके एक मोल से CO2 का एक मोल। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें आप जो मेथड अप्लाई करना चाहें उसी मेथड से कर सकते हो। आप POC देखते हो तो एक मोल POC कार्बन का यहाँ और एक मोल कार्बन का यहाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन MgCO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन CO2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल्स टू 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3, वेट कितना है x, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, मैग्नीशियम का मास होता है 24, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 into 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। चलिए फर्स्ट केस में CO2 इतना मिलने जा रहा है। दूसरा का यहाँ पे लिखेंगे 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, बिकॉज एक मोल कार्बन का यहाँ और एक मोल कार्बन का यहाँ, तो POC हम लोग यहाँ पे लगा दिए। अब बताइए इसका मास कितना होता है, 100 माइनस x हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, अपॉन CaCO3 का मास आ जाएगा आपका 40, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into
3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 हमको दोनों से मिला, MgCO3 से भी और CaCO3 से भी। इसका मतलब NCO2 किससे बताइए, MgCO3 से, प्लस NCO2 किससे, CaCO3 से। इस दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 50 ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 50 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स को अगर ऐड कर दे, यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को ऐड नहीं करना है, वेट को ऐड करना है। क्या करना है, वेट। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ मोल्स को वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन अपॉन ग्राम मोलर मास, वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना को वेट में कैसे कन्वर्ट करें, यहीं पे हम लोग लिख दे रहे हैं वेट अपॉन CO2 का मास कितना होता है, 44। यहाँ भी लिख दे रहे हैं वेट CO2 का, और यहाँ भी लिख दे रहे हैं क्या, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रहने दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेट अपॉन नंबर, यहाँ पे 44, W1 2 इसको कर दे रहा है, और यहाँ पे W1। तो क्या यहाँ पे हम लोग W1 प्लस W2 किसके इक्वल कर सकते हैं, W1 प्लस W2 किसके इक्वल कर सकते हैं? तो जितना वजन घटा, टोटल 100 था, वजन घटा 50% हो गया 50। लिखेंगे W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 50 क्यों, टोटल सैंपल का मास कितना सपोज किए, 100 ग्राम, और 50 इसलिए क्योंकि 50% वजन ही बचा, तो 50 ग्राम। W1 बाई W2, W1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताएंगे, x अपॉन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 3 48 प्लस 2 50 प्लस 10 60 प्लस 20 80 प्लस 4 84, ये 44 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 44 प्लस, ठीक है, W2 क्या हो जाएगा बताएंगे, 100 माइनस एक्स अपॉन कितना, 100 आ जाना चाहिए इसका, 16 48 प्लस 2 50 प्लस 10, हाँ ये आ गया आपका 100 इंटू कितना हो जाएगा 44, ये किसके इक्वल हो गया, 50 के इक्वल। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए x को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, x अपॉन 100 इंटू टोटल है कितना 100, MgCO3 का कितना, CaCO3 का कितना हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 100। लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देख ले, क्या बोला गया है, एक मिक्सचर है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया जा रहा है, जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया जा रहा है, और थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद 50% वेट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कंपोजिशन बताना है परसेंटेज में। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए कि इस दोनों के डिकम्पोजिशन के बाद एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वो गैस है CO2 गैस इवॉल्व कर जाएगा, नेचर में चला जाएगा, इसलिए उसका वजन यहाँ पे घट जाएगा। मींस जितना CO2 प्रोड्यूस हुआ वजन उतना ही डिक्रीज होगा। तो कितना वजन माने थे 100 ग्राम, डिक्रीज हुआ 50%, बचा कितना 50 ग्राम। तो क्या CO2 पहले वाले केस में और CO2 दूसरे वाले केस में जो वजन देगा वही दोनों का सम कितने इक्वल होगा 50। चलिए MgCO3 डिकम्पोज होने के बाद MgO प्लस CO2। चलिए कार्बन के लिए POC अप्लाई करते हैं, 1 मोल कार्बन यहाँ भी 1 मोल कार्बन यहाँ भी, इसलिए 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। वेरी सिंपल, x अपॉन उसका मोलर मास। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई किए, नंबर ऑफ मोल्स का वेट के टर्म में, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट, वेट कितना माने हैं x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जिसका वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ से W1 फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से CaCO3 से भी हम लोग को CO2 मिला, सेम प्रोसेस, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, इसलिए POC अप्लाई करेंगे, 1 मोल इसका इज इक्वल्स टू 1 मोल इसका। अब CaCO3 का मास कितना आया 100 माइनस x अपॉन CaCO3 का मोलर मास जो कि 100 आने वाला है, W2 अपॉन 44 क्या है यहाँ पे CO2 का मोलर मास, तो क्या W2 ऑब्टेन होगा, बिल्कुल। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डिक्रीज्ड मास विच इज 50। तो W1 के जगह पे क्या लिखेंगे x अपॉन 84 आया MgCO3 का मास इंटू 44 प्लस 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 44 अपॉन इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए चाहिए x और 100 माइनस x का वैल्यू। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x और 100 माइनस x का वैल्यू। तो परसेंटेज MgCO3 इज इक्वल्स टू MgCO3 का मास x, टोटल कितना है 100 इंटू कितना लिखेंगे 100, मतलब जो x है वही परसेंटेज। परसेंटेज CaCO3 कितना आएगा, तो उसका मास है कितना 100 माइनस x
अपॉन 100 इंटू 100, ये आ गया दोनों का परसेंटेज। जस्ट आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना होगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल पीओएसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीओएसी को आपको अप्लाई करने आना चाहिए, साथ ही मूल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला है।